Good afternoon, my dear students. Myself Monica Sharma, your English educator. Welcome to Shri Karni Academy and Educate. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, है ना? और अब तक अपन ने इंग्लिश के अंदर जो है लेटर राइटिंग, आर्टिकल्स, ये सब डिस्कस किया. आज जो है अपन एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहते हैं. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसी घटना या प्रक्रिया के क्रम अनुसार विवरण है. मतलब कोई भी घटना हो गई या कोई क्रम हो गया तो उसका जो विवरण है वो क्या है? वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, और ये हमें उस वर्तमान की परिस्थिति से वर्णन कराता है. और अपने विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है. अब व्यवस्थित तरीके से किस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि जैसे आपने कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी या कोई शीर्षक दिया तो उसको आप कैसे प्रस्तुत करेंगे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले क्रम के अनुसार आती है. ये मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि मैम कहना क्या चाह रही है. इसलिए ये टॉपिक मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों के बीच में कंबाइन लिया है. ठीक है ना, दोनों के बीच में मैंने ये टॉपिक कंबाइन लिया है. समझ में आ रही है मेरी बात कि मैम क्या कहना चाह रही है? क्लियर हो रहा है आप सबको कि मैम क्या समझाना चाह रही है? कि किसी घटना या प्रक्रिया के क्रम अनुसार जो विवरण होता है और जो गतिविधियों का प्रयोग और प्रक्रम की व्यवस्थिति वर्णन होता है और अपने विचारों को व्यवस्थित तरीके से जो अपन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे पहले व क्रम महत्वपूर्ण जानकारी को उसके बाद में रखा जाता है. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते समय निम्न पहलुओं का ध्यान रखते हैं. सबसे पहले टाइटल को पेज के ठीक बीच में लिखा जाता है. ठीक है, शीर्षक और वर्णित विषय के बीच में गैप रखते हैं. क्लियर हुआ कि शीर्षक और विषय के बीच में गैप रखेंगे और सबसे पहले ऊपर जो है वो टाइटल आएगा और उसके बाद में गैप आएगा एक क्लास के बीच में, मतलब उस टॉपिक के बीच में. जैसे कि मैंने टाइटल दिया, सपोज कोई भी टाइटल दे दीजिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, है ना. अगर आप देते हैं जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, ये दिया तो अब उसके बाद गैप के बीच में आप इसको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को लिखना शुरू करेंगे. क्लियर हुआ सबको कि किस तरह से आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं? समझ में आ रही है मेरी बात? मैम क्या कहना चाह रही है? उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं अपन. भाषा सरल होनी चाहिए, मतलब इसकी लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए. सिंपल, इजी और बोधमय, मतलब कि प्रॉपर डिस्क्राइब करने वाली. ऐसे नहीं कि आप आधी अधूरी बातें जो हैं वो डिस्क्राइब करें. ठीक है, कि आप जो आधी अधूरी बातें डिस्क्राइब करें, ऐसा काम इसमें नहीं होना चाहिए. और शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है. मतलब आपको जितनी बोर्ड में शब्द सीमा दी जाती है उस शब्द सीमा को विशेष ध्यान में रखते हुए आप जो है इस टॉपिक को लिखेंगे. क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? अब सामान्यतः निम्नलिखित विषयों पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं. सबसे पहले पर्सन बेस्ड. ठीक है, कि आप किस के ऊपर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन और उसके बौद्धिक तथा भावनात्मक गुणों और उनके जीवन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, ठीक है, फादर ऑफ आवर नेशन. ओके, और
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि जिनको आप जानते हैं, जिनको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता है, उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इस तरह से फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है और उनके जीवन की कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना जिसको बताया जाता है। अब इसको लिखने के लिए अगर पर्सन का लिख रहे हैं तो कैसे आएगा, नेम ऑफ द पर्सन, फिर रिलेशनशिप, देन प्रोफेशनल, देन उसका सोशल बैकग्राउंड, वो दिखने में कैसे, फिर ड्रेस, मेंटल एंड मॉरल क्वालिटीज़, एक्शन, ओपिनियन टू अदर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो उसमें आती है कि जैसे नेम ऑफ द पर्सन हो गया, रिलेशनशिप हो गई, प्रोफेशन, सोशल बैकग्राउंड, फिजिकल अपीयरेंस, ड्रेस, मेंटल मोर क्वालिटीज, एक्शन, ओपिनियन टू अदर्स। प्लेस बेस्ड, अगर आप किसी जगह के ऊपर लिख रहे हैं, देखिए अभी एक आपने क्या देखा कि पर्सन बेस्ड भी फिजिकल ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है। अब प्लेस्ड बेस्ड को कैसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, किसी महत्वपूर्ण स्थान, उसके विशेष गुण या लक्षणों के आधार पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है। उसमें क्या आएगा, नेम ऑफ द प्लेस, एटमॉस्फियर, फीचर, इंपॉर्टेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। सपोज कि जैसे आपने ले लिया शिमला, ठीक है, या स्विट्जरलैंड या न्यूयॉर्क, कुछ भी, तो अब शिमला, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या स्पेशल फीचर्स है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि वहाँ पर टूरिस्ट क्यों अट्रैक्ट होते हैं, और भी अदर इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर क्या चीज़ फेमस है या क्या नहीं है, वो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। फैक्चुअल पर्सन बेस्ड एंड प्लेस बेस्ड। अब आते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड। ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु के रंग, डिज़ाइन, उसकी उपयोगिता, उसके लक्षण को व्यक्तित करते हुए भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। उसमें आप क्या क्या चीज़ें दिमाग में लेंगे, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ऑपरेशनल डिटेल्स एंड वैल्यूज, ठीक है। तो अब नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज आपने लिखा माई स्टडी टेबल, तो अब आप कहेंगे मैम इसके ऊपर कैसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है। माई स्टडी टेबल के ऊपर आप क्या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, कि सबसे पहले नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट कि मेरी स्टडी टेबल, अब उसका अरेंजमेंट कैसा है, कि इट इज़ राउंड इन साइज और स्क्वायर इन साइज, कि कहाँ पर रखी हुई है, फिर उसकी ऑपरेशनल डिटेल कि आप उस टेबल पर बैठकर क्या क्या करते हैं। बट ऑब्वियसली खाना तो खाते नहीं है, स्टडी टेबल है तो, लेकिन फिर भी कि मैं अपनी स्टडी करता हूँ, अपने दिन का इतना % टाइम वहाँ पर से इन्वेस्ट मेरा बीतता है, मैं उस टेबल पर बैठकर कुछ अपने इम्पोर्टेंट डायरी नोट्स भी अरेंज करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको सब जो है वो उसमें ऑपरेशनल डिटेल में आएगी। उसके बाद में वैल्यू, अब उसकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वो आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इवेंट बेस्ड, इवेंट बेस्ड किसी भी महत्वपूर्ण घटना से किया जा सकता है। हमें ये घटना स्थल, घटना का समय, कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि आदि की जानकारी देते हैं, जैसे नेम ऑफ द इवेंट, टाइम, चीफ गेस्ट, प्रोग्राम एंड अदर, जैसे कि एनुअल फंक्शन हो गया स्कूल का, या योर सिस्टर्स मैरिज हो गई, दैट इज ऑल्सो एंड कंसिडर्ड एन इवेंट। तो इसमें आप जैसे एनुअल फंक्शन में कितने बजे है, क्या टाइम था, चीफ गेस्ट कौन थे, क्या क्या प्रोग्राम हुए, वो। सिस्टर मैरिज है तो किस दिन हुई, कैसे आप किया, इसमें फिर चीफ गेस्ट का टॉपिक नहीं आएगा, कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने 4 फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब किया, जिसमें पहला क्या था अपना पर्सन बेस्ड, ठीक है, फिर प्लेस, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन इवेंट, ठीक है। पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, ये 4 तरह के फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो हैं वो आप लोगों के सिलेबस में है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने हिंदी में इसलिए समझाया कि मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं
इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि मैम कहना क्या चाहती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने इस स्लाइड को प्रॉपर हिंदी मीडियम में बनवाया। समझ में आया? जिसमें मैंने, वैसे तो मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, मैं प्रॉपर इंग्लिश में आपकी क्लास इंग्लिश की ले भी नहीं रही हूँ, लेकिन रीज़न ये है कि मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मुझे इजीली कैच कर पाएँ, इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स को जो है आप प्रॉपर कि आज नहीं तो कल अगर बाद में आपकी इच्छा हो इस स्लाइड को देखने की या वापस समझने की, तो आप जब खुद भी पढ़ें तो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि मैम क्या समझाना चाह रही थी या क्या कहना चाह रही थी। ठीक है, वैसे तो होप क्लास के बीच में ही समझ में आ जाता है, क्लास के साथ ही समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन होता है, तो आप उसे वापस जब इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेरे वीडियोस देखने के बाद में देयर इज़ नो नीड टू होल्ड अ बुक इन योर हैंड, किताब को वापस में हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियोस को अगर अच्छे से सुन लोगे तो भी नंबर कहीं जाने नहीं है। ठीक है, तो बेटर है कि खाली बैठे हैं तो मैम का वीडियो ही 4 से 5 बार सुन लें, वही ज़्यादा अच्छा है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो चैट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, समझ में आ गया। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आप पर्सन का लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, प्लेस का लिखेंगे तो कैसे, ऑब्जेक्ट और इवेंट का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। अब ये देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट 100 वर्ड्स। अब ये देखिए, यहाँ पे वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। कंज्यूमिंग फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ केन्ड फूड। बेटा ये केन्ड है, केम्ड नहीं है, CANNED, केन्ड फूड। 5 मार्क्स का आता है ये, ठीक है ना, 5 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। और आपको इसको लिखना है कि मतलब क्या करना है, फ्रेश फूड को कंज्यूम करें इंस्टेड ऑफ केन्ड फूड। केन्ड फूड मतलब कि डब्बों में दबे हुए जो खाने आते हैं आपके पास, उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, फ्रेश फूड को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। देर आर 3 मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेश फूड एंड केन्ड फूड। फ्रेश फूड हैज़ ग्रेट फ्लेवर्ड एंड टेस्ट, बट ऑब्वियस है कि केन्ड फूड होगा तो कितने दिन से उसमें दबा कर रखा हुआ होगा। जैसे आजकल आप नहीं देखते हैं, आप बड़े मॉल्स में जाते हैं तो रेडी टू प्रिपेयर्ड वो करीज और वेजिटेबल्स आते हैं कि मतलब जाओ उस पैकेट को खोलो, कढ़ाईले में डालो और कुछ थोड़ा सा उसमें स्टफ डालो और वो सब्जी तैयार, या वो जो डिश होती है वो रेडी। बट इट इज़ नॉट गुड, ये आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग उसमें इस तरह के केमिकल्स को यूज़ करते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं, अगर किसी फूड को कैंड रखना है तो दैट मीन्स कि उसमें इस तरह के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करेंगे, है ना, इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करेंगे जो प्रिजर्वेटिव्स अपने लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर ऐसा हो तो मम्मी भी 1 महीने का खाना एक साथ बना कर रख सकती है ना, क्यों नहीं रखती है, नहीं रखती है ना। क्या रीज़न है कि फ्रेश फूड जो होता है वो हमारी बॉडी, अपन सुबह से शाम तक का खाना भी इकट्ठा बनाकर नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं ना, तो 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। तो क्योंकि उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं। अपन कहीं सफ़र में जाते हैं तो, और जैसे पता है ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो अपन मोस्टली सांगरी की सब्जी लेकर जाते हैं टिफ़िन में। क्यों? क्योंकि सांगरी की सब्जी ऐसी होती है जो बदबू नहीं मारती। क्यों अपन कोई दूसरी सब्जी नहीं लेके जाते? क्योंकि वो बदबू मार जाएगी, और प्रिजर्वेटिव ऐड करना दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। समझ में आया? तो सबसे पहली बात तो फ्रेश फूड के अंदर अच्छा फ्लेवर होता है, अच्छा टेस्ट होता है। हाउएवर लूजेस द फ्लेवर बिकॉज देयर आर सम अदर केमिकल प्रोडक्ट्स। अगर वो उसका फ्लेवर चला जाता है तो दैट मीन्स उसके अंदर कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हैं टू द नेचुरल फूड बिकमिंग केन्ड, एंड केन्ड फूड लूजेस सम ऑफ इट्स ओरिजिनल फ्रेश फूड न्यूट्रिएंट्स। और इस तरह से केन्ड फूड जो है अपना न्यूट्रिएंट्स खो देते हैं व्हेन स्टोर्ड, जब उनको स्टोर किया जाता है। इट हैज़ टू बी टिंड विथ मैनी प्रिजर्वेटिव्स। जब उनको बंद किया जाता है, टिंड किया जाता है, तो उसके अंदर खूब सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, एंड केमिकल्स दैट प्रोलोंग द लाइफ एंड एप्रीप्रिएंट फ्रेशनेस टू द फूड, बट दीज कुड बिकम टॉक्सिक, जो अपने लिए जहर का काम करता है इफ़ कंज्यूम्ड टू ऑफन, अगर बहुत लेट अपन यूज़ करते हैं तो।
कैंड फूड इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन फ्रेश फूड। ये भी है, क्यों? क्योंकि वो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव का, पैकिंग का सारा खर्चा भी अपने से लेते हैं और ये अपने लिए नुकसानदायक भी होता है। हियर द बेनिफिट ऑफ बाइंग टिन्ड फूड इज दैट ईजियर टू फाइंड। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है टिन्ड फूड को बाय करने का। समझ में आ रही है मेरी बात? कि जो है फ्रेश फूड अपनी बॉडी के लिए बहुत सही है, अपने को टिन्ड फूड यूज़ नहीं करना है। और अगर आप कैंड फूड या टिन्ड फूड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपने किस पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दिया? फ्रेश फूड पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप फ्रेश फूड के बजाय कैंड फूड क्यों यूज़ नहीं करते हैं? कंज्यूमिंग फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ कैंड फूड। ठीक है, कि फ्रेश फूड को कंज्यूम करना या कैंड फूड को, क्या ज़्यादा अच्छा है? तो इस चीज़ को आपने फैक्चुअली डिस्क्राइब किया कि भैया फ्रेश फूड जो होता है उसका टेस्ट अच्छा होता है। अगर कैंड फूड होता है तो अगर उसका टेस्ट थोड़ा सा 19-20 हो तो समझ जाओ कि उसके अंदर केमिकल्स या कुछ प्रिजर्वेटिव डाल रखे हैं जो कि अपने बॉडी के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं। क्लियर? समझ में आया कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं? देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई छोटे मोटे मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, मजाक में ना लें और प्रॉपर करें उसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलूं। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग। अब ये मैंने ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक लिया है। राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग। क्या लिया है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंटरनेशनल इशू, बहुत बड़ी समस्या है। इट हैपन्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ शूट्स अप हायर डिग्री। ये क्यों होता है? क्योंकि जब अपने अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है। द मेजर रीजन फॉर दिस इज ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, nitrous oxide, etc. A very good example to explain the greenhouse effect is a car being parked in the area on a sunny day. After some time, when you trying to get into the car, you feel a lot amount of heat inside the car. It is because the sun rays affect the car. है ना? ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप किसी धूप वाले टाइम में गाड़ी को ऐसी जगह पे खड़ा करें जहाँ खूब धूप आ रही है। अब आप वहाँ पे जाकर बैठेंगे उस गाड़ी में तो कैसा फील करेंगे कि भैया गाड़ी तो तपने लग गई है। तो दैट इज़ द थिंग कि इससे अपन समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, कितनी हीट है, जिससे अपना जो अर्थ है वो बहुत परेशान हो रहा है। और ये अपन कैसे कर रहे हैं? पॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किस पे दिया अपन ने? ग्लोबल वार्मिंग पे, कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है। पहले तो सबसे बड़ा कि इंटरनेशनल इशू है, फिर ये क्यों होती है? क्योंकि अपन ने अपने अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेवार कौन है? अपन। क्यों? क्योंकि अपन ने पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है अपनी लाइफ में। मेजर रीजंस ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो गैसेज होते हैं, जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब नुकसान पहुंचाते हैं। अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। और इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपन किसी कार को सनी एरिया, धूप वाली जगह पर पार्क करें और जब आप उसके अंदर जाकर बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में गर्मी लगेगी, जो कि अपने बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। क्लियर? चलिए, द रेज दैट इफेक्ट द कार एंटर इनसाइड बट फाइंड टू अ वे टू गेट बैक फ्रॉम इनसाइड। ऐसा लगेगा कब बाहर निकले, घुटन होने लग जाती है। लाइकवाइज द सन रेज राइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इसी तरह से टेम्परेचर भी अर्थ का बढ़ता है, बिकॉज द अर्थ हैज़ वेरी लिटिल पावर टू री एमिट देम। क्योंकि अर्थ के पास में भी इतनी पावर नहीं होती कि उन सनरेज को री एमिट कर सके। देखिए धूप आ रही है अर्थ के ऊपर, ये कितनी देर, अपने पास में भी तो इतना पानी होना चाहिए कि इस रेज को अपन एमिट करके वापस ठंडक में कन्वर्ट कर सके। तो अपनी जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल पता है ना आप लोगों को, जो क्लास 5th-6th में पढ़ते थे अपन, कि बादल कैसे बनते हैं, कि बारिश की ये जो बूंदें हैं ये समुद्र में आकर गिरती है, याद है? और फिर ये वापस जो है वो बादल बनकर और इधर जाते हैं, यही थी वाटर साइकिल। तो ये अपने पास में भी इतनी पावर नहीं होती कि अपन इसको री एमिट कर सकें। ग्लोबल वार्मिंग इज द डेंजर दैट इज ग्रोइंग प्रोफेशनली टू ह्यूमन प्रोग्रेस।
ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपनी ह्यूमन प्रोग्रेस को रोक रही है, बट वर्किंग अगेंस्ट इट, लेकिन हमें इसके अगेंस्ट में काम करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि कभी सर्दी आएगी नहीं, अपन गर्मी में ही जिएंगे। कभी अपने पास में अपन, जैसे अभी होता है ना, राजस्थान में रहते हैं तो 2 महीने तो ठंड पड़ती है, फिर तो ऐसा होगा 2 महीने भी ठंड नहीं पड़ेगी। इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी कि गर्मियों में ऐसा लगेगा कभी नॉर्मल गर्मी है, और जब गर्मियों का टाइम होगा तो ऐसा लगेगा तप रहे हैं, जल रहे हैं, बाहर निकलोगे तो जल जाओगे, स्किन सनबर्न हो जाएंगे। तो यही रीज़न होता है ग्लोबल वार्मिंग का। क्लियर हुआ? क्लियर ग्लोबल वार्मिंग के ग्लोबल वार्मिंग का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ सिटी लाइफ। अब ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लिया है मैंने कि सिटी लाइफ मतलब शहर की ज़िंदगी के क्या फ़ायदे होते हैं, शहर की जो लाइफ स्टाइल होती है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी आ सकता है। राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन डिसएडवांटेज ऑफ मेरिट्स ऑफ सिटी लाइफ। ठीक है ना, ये इस तरह से भी आ सकता है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। राइट factual description in about 100 words on disadvantages on merits of city life। ठीक है, इसके आप मेरिट्स भी लिख सकते हैं। समझ में आया? सिटी लाइफ हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स इन मैनी, अब इसमें प्रॉब्स नहीं आएगा। इन द सिटी हाउसेज आर बिल्ट इन अ प्लान्ड वे। ठीक है, कि एक तो यहाँ के घर बड़े प्लान्ड वे में बने हुए होते हैं, प्रॉपर बने हुए होते हैं। इट हैज़ वाइड रोड, यहाँ की रोड्स चौड़ी होती है। एवरी सिटी हैज़ इलेक्ट्रिसिटी, हर सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ शॉप्स आर देयर, सब तरह की दुकानें यहाँ पर मिल जाती है। एनीथिंग कैन बी बॉट आर सोल्ड इजीली, जो भी अपन यहाँ लाते हैं वो इजीली बिक जाएगा, मतलब बेचने वाला चाहिए, हुनर चाहिए। बाकी शहर के लोग बहुत इजीली किसी भी चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। गांव के लोग ज़्यादा सोचते हैं कि क्यों पैसा बर्बाद करें, क्यों करें, लेकिन थोड़ी लाइफस्टाइल में चेंज आता है तो सिटी के लोग जल्दी ले लेते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर देयर, सब तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अपने को मिलती है, जैसे टैक्सी है और टेम्पो है, सिटी बस है, और बाकी आपके पास कार, स्कूटीज़ जो भी आप रन आउट करते हैं वो। अ सिटी हैज़ गुड हॉस्पिटल्स, यहाँ के हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ स्कूल ज़्यादा होती हैं, एंड कॉलेजेस, एंड वेयर वी कैन गेट गुड एजुकेशन, जहाँ पे अपने को गुड एजुकेशन मिल सकती है। देयर आर कोर्ट्स, यहाँ पर कोर्ट्स हैं। गुड डॉक्टर्स मिलते हैं अपने को। इन अ सिटी वाटर सप्लाइड रेगुलरली, वाटर रेगुलर सप्लाई होता है। एवरी सिटी हैज़ अ पार्क, यहाँ पे पार्क होते हैं। पुअर पीपल सपोर्ट देम सेल्फ बाई डूइंग सम बिजनेस और वेरियस मैनुअल जॉब्स। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, वो हाथ के इस तरह के काम करके उनको अपना काम गुजारा चला सकते हैं। इवन अ हॉकर अर्न्स इनफ, हॉकर मतलब कि घूम घूम कर बेचने वाला। एंड देयर आर पब्लिक लाइब्रेरीज वेयर वी कैन रीड बुक्स एंड मैगजीन्स, यहाँ पर लाइब्रेरीज होती हैं विदाउट स्पेंडिंग अ पैसा। देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिसमैन टू इंश्योर द लॉ एंड ऑर्डर। तो देखो इतने फ़ायदे हैं, अब कोई नुकसान तो है ही नहीं सिटी लाइफ का। क्यों? क्योंकि अपने को लिखना ही मेरिट्स ऑफ सिटी लाइफ था, है ना, क्योंकि अपने को लिखना ही मेरिट्स ऑफ सिटी लाइफ था। जब डिसएडवांटेजेस में जाएंगे तो सबसे बड़ा कि देर इज़ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, सबसे बड़ी बात। लोग जो हैं वो हेल्पिंग नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, हर चीज़ में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, प्रॉपर आपको मिलती नहीं है। प्रॉपर चीज़ें जो खाने के लिए अच्छी चीज़ें होती है वो नहीं मिलती है। पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, पूरे टाइम गाड़ियों की टी पे चलती रहती है। नहीं तो गांव में कितना पीसफुल इन्वायरमेंट होता है और हर चीज़ कितनी प्योर एंड क्लीन होती है। यहाँ पर तो कुछ भी मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप उसका मेरिट्स नहीं लिख के और क्या लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस। समझ में आ गया? ये हो गए उसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आ सकता है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसी के अगेंस्ट में भी आ सकता है, किसी के फेवर में भी आ सकता है।
तो क्या क्या फ़ायदे बताए कि भाई सिटी बहुत प्लान्ड तरीके से बनी हुई होती है, यहाँ की रोड्स बहुत चौड़ी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती कभी भी, सब तरह की शॉप्स होती है और अपन कोई भी चीज़ इजीली बेच सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होती है, हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस अच्छी होती है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, कोर्ट्स अवेलेबल है, वाटर सप्लाई रेगुलर होती है और घूमने फिरने के लिए पार्क्स हैं, सपोर्ट्स, और लोग छोटे छोटे लोग भी कुछ ना कुछ घूम फिर कर अपना गुजारा चला लेते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो, लाइब्रेरीज है और पुलिसमैन है जो लॉ एंड ऑर्डर बना संभल के चलते हैं। तो दैट आर द मेरिट्स ऑफ सिटी लाइफ। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाउ टू यूज एटीएम। आप अब ये देखो, ये आपने अब क्या किया है, कोई थिंग का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको चारों एक्सप्लेन कर दिए। सिर्फ एक पर्सन को एक्सप्लेन नहीं किया है, बाकी प्लेस है और इवेंट है और ये थिंग है, ये सब डिस्क्राइब हो चुकी है। तो हाउ टू यूज़ एटीएम, इंसर्ट द एटीएम कार्ड इन द स्लॉट। अब ऐसा भी आता है तो किस तरह से पॉइंट्स यूज़ करेंगे कि एटीएम कार्ड को स्लॉट में डालेंगे, इंडिकेट ऑन मशीन, टेक इट आउट, बाहर निकालेंगे, इफ़ द मशीन अलाउज, अगर अलाउ करती है तो, अदरवाइज वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन। होती है ना कुछ मशीन्स तो कार्ड अपने अंदर ही रखती है और जब तक पैसे नहीं आते हैं वो कार्ड उसी में रहता है, और कुछ मशीन्स होती हैं जो स्वाइप करके आप कार्ड निकाल लो और अपने पिन डाल के पैसा निकाल सकते हैं। सेलेक्ट द लैंग्वेज, लैंग्वेज सेलेक्ट करें ऑन विच यू वांट टू इंटरेक्ट, जिस पे आप इंटरेक्ट मतलब जिस पर बात करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो आपको ईजी लगे। एंटर द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आप उसमें पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। कहते हैं ना कार्ड की पिन क्या है ना, तो ये इस पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। व्हेन एटीएम प्रॉम्प्ट्स, जब एटीएम कहे तब। व्हेन पिन इज टाइप, जब आप पिन टाइप कर दें, द एटीएम प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, एटीएम इंफॉर्मेशन प्रोसेस में डालता है। एंड गाइड्स यू फॉर कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अलाउ करता है। देन ऑप्शंस अपीयर ऑन स्क्रीन, फिर स्क्रीन पर ऑप्शन आता है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है जिसमें जैसे फास्ट, कैश विड्रॉल, पिन चेंज, मिनी स्टेटमेंट, क्या चाहिए आपको वो। व्हेन सर्व्स योर पर्पस, विच सर्व, जो आपके पर्पस का है, कि जैसे विड्रॉल करना है तो वो। ठीक है, फिर When you are done, please collect the card, और जब आपका कंप्लीट हो जाता है, पैसे बाहर आ जाते हैं एटीएम से, then you will collect the card, and if you are not been able to do it earlier, नहीं होता है तो वापस करें। कीप योर एटीएम कार्ड सेफ फॉर नेक्स्ट यूज़, और नेक्स्ट यूज़ के लिए उसको आप सेफ रखें। क्लियर, समझ में आया फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, फॉलो किया मेरे बच्चों ने। नेक्स्ट, प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, मॉर्निंग वॉक हैज़ सो मैनी एडवांटेज, बहुत फ़ायदे हैं, इसके तो डिसएडवांटेज हो ही नहीं सकते। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर हेल्थ, ये अपने बॉडी के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। इट कीप्स आवर माइंड फ्रेश, ये अपने माइंड को फ्रेश रखती है, फिट रखती है। इट इंक्रीज आवर एफिशिएंसी, ये अपनी बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ाती है फॉर डूइंग आवर वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे, जिससे कि अपन पूरे दिन आसानी से काम कर सकें। इट ऑल्सो कीप सो मैनी डिजीज अवे, ये अपने को बहुत से डिजीज से दूर रखती है। डॉक्टर्स ऑफन एडवाइज देयर पेशेंट्स, मोस्टली फॉर ओल्ड वंस, टू टेक मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। डॉक्टर्स अपने को एडवाइस भी करते हैं कि भैया मॉर्निंग वॉक लेने से अपनी बॉडी में कितने फ़ायदे होते हैं, तो आप प्लीज़ do this exercise regularly. As there is a little pollution in the morning, we can breathe a pure oxygen. क्यों दिन में वॉक नहीं करते, मॉर्निंग में क्यों करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पॉल्यूशन कम होता है, तो प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो अपने बॉडी में जल्दी से एंटर हो जाती है, जो अपने लंग्स के लिए बहुत बढ़िया होती है। इन द मॉर्निंग द एनवायरनमेंट इज क्लाम, शांत होता है। वी इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, अपन नेचर की ब्यूटी को इंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ अ टॉनिक फॉर बॉडी एंड माइंड, ये अपने माइंड और बॉडी के लिए बहुत बढ़िया टॉनिक है।
इट कॉस्ट नथिंग, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता। मतलब आप जाते हो मॉर्निंग वॉक करने तो नेचर कहती है कि आज मेरे 4 चक्कर निकाले हैं, मेरे पार्क के तो 10 रुपये लाओ। कोई कहता नहीं है ना, क्यों नहीं कहता है? क्योंकि नेचर तो हमेशा अपने को देती ही है, लेती अपने से कुछ नहीं है। इट कॉस्ट नथिंग बट इट्स एज अ वेल्थ फॉर आवर हेल्थ, लेकिन ये अपने हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। सो वी शुड टेक प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक ईच डे। चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे यंगस्टर्स हो, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, 10-10 बजे तक बिस्तरों पर नहीं सोना चाहिए। जितना जल्दी उठोगे बॉडी में उतनी फ्रेशनेस रहेगी, एनर्जी रहेगी। हैबिट में रखें कि सुबह 5 बजे उठें और अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो लाइफ स्टाइल है, उसे एकदम प्रॉपर चलाएं। तब आपकी लाइफ बड़ी अच्छे से स्मूथली चलेगी। नहीं तो 10 बजे उठे हुए, यार अभी तो उठा हूँ, ये वो, ऐसे पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। और सुबह टाइमली उठते हैं तो पूरे एक्टिवली अपन जो है वो अपनी लाइफस्टाइल चलाते हैं। तो समझ में आया? ये आपका टॉपिक जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये कंप्लीट होता है, जो कि 5 नंबर का टॉपिक है। और इसमें अपन ने प्लेस, इवेंट, पर्सन और थिंग, इन सब के फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया। होप मेरे बच्चों ने एंजॉय किया होगा। इफ देर इज एन एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर कर्नी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और जिससे कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ अपने टीचर को मोटिवेट करें। और दूसरी बात कि अगर कोई भी डाउट हो, चैट बॉक्स में आप आसानी से पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। 5 नंबर आज अपने इस क्लास को वॉच कर फिक्स किए हैं। तो होप समझ में आया है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को वापस पूरा एंड तक देखें, जिससे कि कोई छोटे मोटे डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फ्रॉम योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।